तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जब भी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप देखिएगा आपके सामने सिलेबस होना चाहिए या ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए। जैसा कि हम लोग कल के स्ट्रेटजिक सेशन में चर्चा किए थे, किसके बारे में? आपकी वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, कई साथी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। वरुण जी नमस्कार कर रहे हैं और सभी को नमस्कार कर रहे हैं भाई, सभी की ओर से जोरदार नमस्कार। नितिन पटेल जी हैं, वो भी नमस्कार कर रहे हैं। तो आप सभी को, सभी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। वाह, ये हुई ना बात है। और विजय रजक जी एकदम सादर प्रणाम कर रहे हैं, दूर से ही है ना, सादर प्रणाम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो नमस्कार होता है ना, तो ये जब हम नमस्कार करते हैं तो उसके लिए हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं या एक संबंध बनाते हैं कि मेरा नमः स्वीकार करिए। विनम्रता के साथ जब आप किसी को नमन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे क्या बात आती है विजय जी, है ना? किसी को नमस्कार कहेंगे तो उसके मुंह से पहले क्या आता है विजय जी? नमः। किसी को भी अजनबी है मान लीजिए नमस्कार करेंगे तो नमः आता है सर। अजनबी भी है तो बोलेगा जीते रहो बेटा, बड़ा है तो, है ना, जीते रहो बेटा, आ जाता है ना। अभी जानता नहीं है आपको, फिर भी क्या आशीर्वाद मिल गया, एक वर्ड्स मिल गया। तो हमारे जो वर्ड्स है ना, उनमें इतना जादू होता है। वर्ड्स वही निकलते हैं जो मन में विचार चलते हैं, और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और उस फ्रीक्वेंसी से जो हम बोलते हैं ना, वो वायुमंडल में फ्रीक्वेंसी जाता है और किसी दूसरे से मिलता है और उसके लक्ष्य को पूरा करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अच्छी बातें कहा करिए, अच्छे जोश में रहा करिए और शानदार तरीके से कहा करिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को उच्चारण करते रहिए, आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस फिगर आर्यव्रत बैंक के बारे में, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में बिजनेस फिगर एक ऐसा टूल है, उसके ऐसा एक एलिमेंट्स है, पार्ट है, जिसमें से कभी कभी 3 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 4 सवाल आ जाते हैं कई कई बैंक में। जैसे हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 5 सवाल आए थे इसी बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट और आईबीपीएस चाहते हैं कि जो भी हमारे बैंकर साथी प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं उन्हें अपने बैंक के बारे में सब चीज पता होने चाहिए। बैंक की वस्तु स्थिति के बारे में अगर पता है तो फिर जो है उस साथी को अपने लक्ष्य की ओर जो है वो किस तरह आगे बढ़ना है उसके बारे में जो है जरूर पता होगा, ऐसा अपेक्षा की जाती है। और ये माना जाता है कि उसको बिजनेस फिगर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, सिलेबस क्या है, और सिलेबस या गाइडलाइन जिसमें वैकेंसी वगैरह सारी चीजें हैं। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है वो होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक, किस किस टॉपिक से सवाल आने वाले हैं या आ सकते हैं, संभावना है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका कम समय में आप सही तरीके से, सारगर्भित तरीके से सही टॉपिक्स पर चर्चा कर पाओ और उसको सीख पाओ, ताकि प्रमोशन एग्जाम में उस पर उसका सामना कर पाओगे। क्योंकि बैंकिंग जो है इतना वास्ट है ना, है ना, कितना वास्ट है विजय रजक जी, बैंकिंग का सिलेबस कितना बड़ा है। हाँ सर, कितना भी चाहे तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हरि अनंता हरि कथा अनंता, है ना, हरि अनंता हरि कथा अनंता, उसी तरह का बैंकिंग है। तो पूरा बैंकिंग, कई साथी क्या है, बुक्स वगैरह बहुत सारा खरीद लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। अगर 1 साल पुराना भी बुक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत सारा जो है नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं वो बदल जाते हैं। तो इसलिए अपडेट होना बहुत जरूरी है, लगातार पढ़ने की जरूरत है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नहीं बदलते हैं, उनको पुराने से भी पढ़ सकते हैं। बट आपको बताने वाला चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो पहली चीज होती है आपका सिलेबस और गाइडलाइन जानना, दूसरी चीज होती है ट्रेंडिंग टॉपिक का जानना, और तीसरी चीज होती है सही मार्गदर्शन में तैयारी करना, ताकि आपकी जो बीच बीच में डाउट क्लियरिंग हो सके। तो उसी कड़ी में मैं आपको आज चलिए चलता हूँ बिजनेस फिगर, कि बिजनेस फिगर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आने लायक होती हैं,
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बिजनेस फिगर की ओर, और इस बिजनेस फिगर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक के क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो हैं बैंक में पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम में। और उसमें से एक जो चीज पूछी जाती है ज्यादातर, वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। क्या होता है वो? नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है बैंक का, ये एक जो है चुनिंदा सवाल है जो प्रमोशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है नेट प्रॉफिट। तो आज आर्यव्रत बैंक का हम लोग कुछ बिजनेस फिगर के बारे में चर्चा करेंगे, और बिजनेस फिगर का जो चर्चा करेंगे इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं इसमें पूछे जा सकते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टोटल बिजनेस क्या है। तो एक हिस्सा ये आता है कि आर्यव्रत बैंक का जो है टोटल बिजनेस क्या है। तो आर्यव्रत बैंक का जो टोटल बिजनेस है वो है 50,000 करोड़। क्या बात है, कमाल है यार, ताली बजा दो विजय रजक जी हैं। 50,730, 50,730.03 करोड़, मतलब इसको याद रखने के लिए कितना आसान है, इसीलिए ताली बजवाए आपसे, है ना। हम्म। याद रखने के लिए कितना आसान है। 50,000 करोड़, सर कितना बिजनेस करते हो? 50,000 करोड़ करते हैं सर, अरे 50,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं हम। तो ये बात कितना अच्छा हो गया ना राम निवास जी। अगर आप पूछा जाए कि आर्यव्रत बैंक जो है 31 मार्च 2022 को कितने करोड़ का कारोबार करता है, तो आप ना जो वहां पर आंसर होगा बड़ा जल्दी से कर पाओगे। 50,730 करोड़ का है। तो आप वहां पर अंतर बहुत ज्यादा होता है, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ ऐसे दिया रहेगा। आजकल तो ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आर्यव्रत बैंक का बिजनेस जो है कितने करोड़ से कितने करोड़ के बीच में है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा इस साल के जो पैटर्न में आर्यव्रत बैंक का जो बिजनेस है निम्नलिखित विकल्पों में से कितने ऑप्शन के आधार पर बिजनेस करती है। तो उसमें होगा 20,000 करोड़ से 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़, और 45,000 करोड़ से 55,000 करोड़। तो उत्तर क्या होगा विजय रजक जी? डी ऑप्शन होगा, चालीस 45,000 हजार से 55,000 करोड़। 55,000 करोड़ में। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखने के लिए कितना बेहतरीन होगा कि 31 मार्च 2022 को आर्यव्रत बैंक का जो टोटल बिजनेस है 50,730.03 करोड़ है, जिसमें टोटल डिपॉजिट है 31,116.21 करोड़, और टोटल एडवांसेस है 19,613.82 करोड़। अब ये देखिए, इसको याद रखने के लिए भी कितना आसान है। 30,000 करोड़ डिपॉजिट, 20,000 करोड़ एडवांस है। ताली बनता है विजय रजक जी है। हाँ ताली सर। बजा, कोई नहीं है आज, है 9 लोग हैं नवरात्रि में, है ना। सेशन ज्वाइन करने के लिए इतने लोग हैं, तो आप अकेले को ताली बजाना पड़ेगा। क्या है, कितना बढ़िया है ना बिजनेस याद करने का विजय रजक जी है। हाँ, बहुत कितने अच्छा करोड़ है का सर। बिजनेस करता है? कितने करोड़ का बिजनेस करता है? 50,000 करोड़ का। डिपॉजिट कितना है? 30,000 करोड़। एडवांसेस कितना है? 30,000 करोड़। 20,000 करोड़। बराबर हो गया। 50,000 करोड़ का बिजनेस, डिपॉजिट 30,000 करोड़, एडवांसेस 20,000 करोड़। बैंक का मुख्य बिजनेस होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और वही डिपॉजिट को जो है लोन के रूप में पब्लिक को देना। तो 30,000 करोड़, हम मोटा मोटी 30,000 याद रखने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो 31,116.21 करोड़ है। तो 30,000 करोड़ लोगों ने हमारे बैंक में जमा किया, जिसको बॉरोवर सिलेक्शन करके हमने 20,000 करोड़ जो है लोन के रूप में दे दिया। तो हमारा पूरा कारोबार हो गया 50,730 करोड़ का। सो द टोटल बिजनेस फिगर ऑफ आर्यव्रत बैंक, जो पूरा बिजनेस है, एग्रीगेट बिजनेस आपका है 50,730.03 करोड़, जिसमें 31,116.21 डिपॉजिट है, और 19,613.82 जो है आपका करोड़ एडवांसेस है। तो आपको याद रखने के लिए कैसा होगा, 50,000 करोड़ बिजनेस है, 30,000 करोड़ डिपॉजिट है, 20,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। तो वहां पर जब एग्जाम में आएगा ना, तो आपको सिलेक्शन करने में सही हो जाएगा, आप सही तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है, जैसे अभी देखा गया है कई सारे प्रमोशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, ग्रोथ पूछा जा रहा है। तो ग्रोथ पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ग्रोथ निकाल लीजिएगा, कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ बिजनेस में पिछले साल से और इस साल से, बिजनेस में ग्रोथ कितना हुआ है ये जरा देख लीजिएगा।
तो अगर बिजनेस ग्रोथ की हम बात करेंगे तो बिजनेस ग्रोथ देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले साल का जो बिजनेस है, पिछले साल का बिजनेस कितना है, और इसमें डिवाइड करके एक बार ग्रोथ निकाल के रख लीजिएगा आपने नोटबुक में। चलिए अब बात करते हैं हम अगले जो स्लाइड पर, अगला स्लाइड है आपका, वो है कैपिटल। वाह, जो है ना कैपिटल। तो आर्यव्रत बैंक का जो कैपिटल है, जिसको पूंजी कहते हैं, जिसमें शेयर पैटर्न होता है, तो विजय जी बताइए तो इसमें शेयरिंग कैपिटल का किस तरह से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होता है आरआरबीज में, आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होता है? 50%, 25%। 50% सर। और स्टेट गवर्नमेंट का होता है 15% और स्पॉन्सर बैंक का होता है 35%। 35। तो ये जो ये कैपिटल में जो हिस्सा होता है, ये कैपिटल है 263.06 करोड़, 263 करोड़ जो है कैपिटल है। इसमें 50% पूंजी जो लगाया गया है वो केंद्र सरकार द्वारा है, 35% बैंक ऑफ इंडिया द्वारा है, और जो 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है। तो ये कैपिटल है। कैपिटल भी पूछता है सवाल, इसलिए कैपिटल को आप याद कर लीजिएगा। और प्रधान कार्यालय है लखनऊ में, आर्यव्रत बैंक। वाह, शानदार लग रहा है अब तो। बोर्ड भी। चलिए बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अभी ये देखा जा रहा है कि किसी भी बैंक का कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछ ले रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के हिस्सा नहीं है, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है, ये बैलेंस शीट में उसका हिस्सा नहीं है। विजय जी, ये बैलेंस शीट का हिस्सा क्यों नहीं है बताइए तो, बैलेंस शीट क्या है पहले बताइए, बैलेंस शीट क्या है? हम्म बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस का डाटा को बैलेंस शीट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो अलग स्टेटमेंट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने मिक्स कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किसी पीरियड में रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, उस फर्म का रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप कोई काम कर रहा है तो उसका परिणाम क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। लेकिन जो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट इज एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डे। क्या है विजय जी बताइए, बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या है? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। विजय रजक जी रिपीट करिए, क्या है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। बोलिए। तो एसेट क्या है, आने वाला पैसा। लायबिलिटी क्या है, जाने वाला पैसा। तो एसेट है आने वाला पैसा, और लायबिलिटी जाने वाला पैसा। एसेट है जो किसी को आप दे चुके, वहां से लौटाएगा तय समय में, उसको एसेट बोलते हैं। लायबिलिटी किसी से ले चुके, जो किसी को दोगे तय समय में, उसको लायबिलिटी कहते हैं। समझ में आया तो बोलिए अहो। विजय जी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, एसेट बहुत मतलब अच्छा। आपका पैसा किसी को दे दिए हो, कुछ समय बाद आपको वापस लौटाएगा, एसेट। लाइबिलिटी किसी से पैसा ले लिए हो, कुछ समय बाद आप दोगे, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब ये बताओ, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? विजय जी बताइए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी को बोलते हैं आकस्मिक देयताएं। आकस्मिक देयताएं मतलब बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या ऐसा कोई वादा जिसको निभाने का समय आएगा, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, है ना। दोस्त को बोलते हो ना, अरे जब जरूरत पड़ेगी तो याद करना यार, क्या कर दिए, गारंटी दे दिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो याद करना। तो जिस समय जरूरत पड़ेगा वो याद करेगा। तो अभी तो आपकी लाइबिलिटी हो गई ना, आप भले भूल जाओगे लेकिन यहाँ तो लिखित में दिए दे के रखे ना, इसको बोलते हैं बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब हम कोई गारंटी देते हैं या कोई कमिटमेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक टू पे द ड्यूज ऑफ थर्ड पार्टी विच इज योर कस्टमर इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब जब कोई दो पार्टी व्यापार करते हैं तो वहां पर एक जो खरीदार है और एक बेचदार है। तो बेचदार बोलता है कि भैया मैं सामान तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है विजय जी, मैं सामान तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन पैसे देने की गारंटी दो मेरे को। तो बोलता है
कि मेरी गारंटी पे दे दो पैसा, तो बोलता है कि आपकी गारंटी हम नहीं लेंगे, बैंक की गारंटी दो। तो बैंक के पास आता है खरीदार, बोलता है मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ तमिलनाडु से, 1 करोड़ की मशीन है, लेकिन मैं उसको अभी पैसा नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि पैसा दे दिया तो मशीन नहीं भी दिया तो कितना लड़ाई झगड़ा करता रहूंगा। तो कंडीशन ये है महाराज कि वो मशीन मेरे घर तक पहुंचा देगा, इंस्टॉल कर देगा, तब मैं पैसा दूंगा। और मैं अगर नहीं दिया तो मेरे जगह पे आप दे देना, आप ऐसा वादा कर दो। तो इस वादे को लेके बैंक आता है, बैंक बोलता है अच्छा, तो आपके बदले हम दे दें? तो हम कैसे दे दें भाई, हम तो देखेंगे ना कि आपको उतना देने लायक हो कि नहीं हो। तो आप अपनी कुछ संपत्ति दे दो, कुछ सिक्योरिटी दे दो। तो बोलता है नहीं 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 साहब, जो 1 करोड़ है ना वो मेरे पास है ही है, आप चाहो तो आप उसको रख लो एफडी के तौर पे, लेकिन वो करने के बाद ही आप जो वो सामान पहुंचने के बाद हम दे देंगे। तो क्या होता है, वो मशीन लाके बैंक गारंटी को स्वीकार कर लेता है, बैंक की गारंटी। और जब मशीन पहुंचा देता है तो विजय रजक जी पैसा दे दिए तो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो फिर बैंक देता है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। लेकिन बैंक कैसे देगा? पूरा सिक्योर्ड लोन की तरह देगा, आपको परख लेगा, आपकी केवाईसी कर लेगा, आपकी कैपेसिटी देख लेगा, और आपको गिरवी रख लेगा आपका सामान वगैरह। क्यों? क्योंकि ये लोन जैसा ही हो जाएगा उस समय जब आप नहीं दे पाओगे, बैंक देगा तब। लेकिन जिस समय ये बैलेंस शीट लिखी गई है उस समय कंटिजेंट लायबिलिटी एक ऐसा टर्म है कि जो आप जो है उसको दिए नहीं हो, आपके लिए ये खड़ा हो सकता है, इसीलिए इस फिगर को बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होता है। क्योंकि बैलेंस शीट का हिस्सा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप किसी को दिए नहीं हो, अगर दिए होते तो एसेट में आ जाता है। जब जब ये मांगने आ जाएगा, जब पैसा दे दोगे तब एसेट में होगा। बराबर है रजक जी, समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए, तो कंटिजेंट लायबिलिटी 193.72 करोड़ है, याद कर लीजिए। हो सकता है सवाल सीधे ही ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कंटिजेंट लायबिलिटी अमाउंट ऑफ आर्यव्रत बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आप लिखेंगे 193.72 करोड़, ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी है। मतलब आपने इतने करोड़ की अपने ग्राहकों के बिहाफ में कहीं पर कहीं गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो ज़्यादातर बैंक गारंटी आपने दी होगी। तो 200 करोड़ को आप याद रखो। टोटल बिजनेस है 50 करोड़, 50,000 करोड़। डिपॉजिट है 30,000 करोड़। और जो एडवांसेस है वो 20,000 करोड़, है ना। तो टोटल जो बिजनेस है आपका 50,000 करोड़। और अगर हम इसको जो सीडी रेशियो के रूप में देखेंगे, तो सीडी रेशियो जो है वो कितना कितना सी परसेंटेज है, अगर आपका सीडी रेशियो देखेंगे तो 19,116 जो है एडवांसेस है, 19,116 एडवांसेस है। और जो डिपॉजिट है 31,000। तो ये परसेंटेज निकालेंगे सीडी रेशियो, तो आपका निकलेगा 61.50। तो 61.50 का सीडी रेशियो है, तो अच्छा माना जाएगा सीडी रेशियो। 60/40 का रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है, नाप तोल के है। आपका पूरा बिजनेस भी नाप तोल के है। 60/40 का सीडी रेशियो होना चाहिए, बेहतरीन सीडी रेशियो होना चाहिए। तो आपने कितना अच्छा नापा है, 50,000 करोड़ का बिजनेस है, 30,000 करोड़ डिपॉजिट है, 20,000 करोड़ एडवांसेस है, नाप तोल के काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। उसमें 200 करोड़ जो है कंटिजेंट लायबिलिटी है, मतलब आपकी लायबिलिटी है, कभी भी पैदा हो सकती है। अगला, नेट प्रॉफिट ऑफ आर्यव्रत बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। ये वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए। तो आप देखिए आपके बैंक का साल भर का पूरा इनकम जो है 3,574.60 करोड़ है। मतलब इसको 3,600 करोड़ मान लें पूरा इनकम, पूरी आय जो है 3,600 करोड़। अब विजय जी, बैंक की आय किससे होती है बताइए? विजय जी, बैंक की आमदनी कैसे होती है? सर इंटरेस्ट से। कौन सा इंटरेस्ट? सर जो जो हम एडवांस देते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो उससे हाँ, हमारी। ये सही बोला आपने, है ना। जी बैंक सर। की जो इनकम होती है ना, असली गाढ़ी कमाई, जो असली कमाई होती है, जो हम लोन देते हैं उनसे जो आय अर्जित करते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, उसमें हमारी कमाई होती है। बराबर। जी सर। ये बहुत बढ़िया बात बताया आपने। क्या नाम है आपका? सर वरुण। वरुण, वरुण जी, हाँ वरुण जी, देखे देखे हैं। काम जी करना सर। तो अलग बात है,
है ना, लेकिन काम को जानना भी जरूरी है। तो बैंकों की सबसे असली कमाई जो होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम। हमारा जो असली जो धंधा है ना, असली जो व्यवसाय है, असली जो हमारा कोर बिजनेस है, वो लोन देने का काम है। क्यों? क्योंकि उससे इनकम होती है। वो है आपका इंटरेस्ट इनकम। और वरुण जी बताइए, जिसमें हमको फायदा होता है, जिसमें हमें इनकम होता है, उस भाग में कितने लोग काम करते हैं बैंक में? अगर बैंक में आपके 10 लोग हैं स्टाफ, तो इनकम वाले पार्ट में कितने लोग काम करते हैं? सर पूरा टीम वर्क रहता है सर, और उसमें आपकी ब्रांच में अगर 10 स्टाफ हैं तो लोन में 2 लोग करते हैं, बाकी 8 लोग ऑपरेशन में करते हैं। मतलब इस तरह का एक ओवरऑल अगर देखेंगे तो लोन वाले में कम लोग काम करते हैं जिसमें ज़्यादा इनकम होता है, और ऑपरेशन वाले में ज़्यादा लोग ज्यादा। काम करते हैं। ठीक है, जी सर। जी जिसमें सर। एक्सपेंडिचर होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और एक मेंटेलिटी भी रहता है, काफ़ी लोग अगर रेशियो में भी देखेंगे ना, तो 80% स्टाफ जो है लोन में काम करना पसंद नहीं करता है, बशर्ते वो मैंडेटरी ना हो जाए उसके लिए, है ना। अब जैसे ये विजय रजक जी हैं, अभी प्रमोशन हो जाएंगे स्केल 1, इनको ब्रांच मैनेजर बना दे तब तो लोन में करना ही पड़ेगा बाबू, कहाँ जाएगा ये। लेकिन ज्यादातर लोग कतराते रहते हैं लोन में काम करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, असली कमाई जो होती है इंटरेस्ट इनकम से, और वो कमाई आपकी जो हुई है ये 2,700 करोड़ की हुई है। तो 2,700 करोड़ की कमाई हुई है, टोटल कमाई हुई है 3,600 करोड़ की, या 3,574 करोड़। उसमें से जो इंटरेस्ट में इनकम है 2,600 करोड़, 2,670 करोड़। अब सोचिए, जो आपका 900 जो करोड़ है, और 900 करोड़ का जो है वो अदर इनकम हुआ है। अदर इनकम मतलब प्रोसेसिंग चार्ज है, सर्विस चार्ज है, इंस्पेक्शन चार्ज है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कमीशन है, ये सारा मिला के अदर। तो ये टोटल इनकम हुआ 3,574 करोड़। अब एक्सपेंडिचर हुआ, तो खर्चा किसमें है? मेन खर्चा किसमें है? हाँ जी वरुण जी, मेन खर्चा किसमें होता है? आपका खर्चा होता है जो डिपॉजिट पब्लिक से लिए हो उसको इंटरेस्ट देने में खर्चा होता है। तो देते हैं और पब्लिक से आप डिपॉजिट कितना लिए हो? 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ में जो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, वो हुआ है 1,208 करोड़। कितना हुआ है? 1,208 करोड़। हाँ सर। 1,208 करोड़। और बाकी जो 800 करोड़ है, ये जो 2,062 करोड़ में 800 करोड़ है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? मतलब आपकी सैलरी हो गई, लाइट हो गई, बिजली हो गया, किराया हो गया। मतलब उस बिजनेस को रन करने के लिए, परिचालित करने के लिए जो खर्चा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी पूरी कमाई हुई 3,574, आपका खर्चा हुआ 2,063 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 1,511 करोड़। मतलब इसको माइनस कर दिए तो 1,511.68 करोड़ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। अब इसमें प्रोविजन कर दिए। ये प्रोविजन किस में किए? एनपीए में प्रोविजन कर दिए 1,482 करोड़, 1,400.82 करोड़। फिर उसके बाद इनकम टैक्स का प्रोविजन हो गया 42 करोड़। अब बचा ये आपका 62.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। जी सर। तो वरुण जी ये देखिए, आप 3,600 करोड़ का इनकम किए, जिसमें से 2,000 जो करोड़ खर्चा आ गया, तो 1,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। इस 1,500 करोड़ में आप 1,400 करोड़ तो हमारा प्रोविजन हो गया, बचा 100 करोड़। 100 करोड़ में 42 करोड़ जो है वो टैक्स पे कर दिए, तो बचा 62 करोड़ का प्रॉफिट है। जो नेट 62, प्रॉफिट है वो 62 करोड़ है। नेट प्रॉफिट है वो 62 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जो हो गया आपका वो 62 करोड़ हो गया। जो हमारे तो पास। ये आपको याद रखना है, 62.67 करोड़ जो है आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, जी सर। बराबर है। यस सर। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें नहीं पूछेगा कि टोटल इनकम कितना हुआ, या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पूछेगा नेट प्रॉफिट ही। लेकिन एक समझने के लिए मैंने आपको बताया। चलिए, सर अब ये बात ना कर। बुक, हाँ, हाँ जी, सर ये बुक आई थी हमारे यहाँ पे ना, ईयरली आती है, तो सर मैंने उसमें से नोट कर लिया था तभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है हाँ आपको? सर समझ बिल्कुल, अब रहे समझ में आ गया सर, पहले उसमें समझ नहीं आया था, अब समझ हाँ, में आ गया। अब देखिए, ये हुआ आपका भाई गजब का सूर्यवंशी बैंक लग रहा है मेरे को तो ये लोगो देख के। है हाँ सर। सूर्यवंशी बैंक है ऐसा लग रहा है। एबी ग्रामीण बैंक का, आर्यव्रत बैंक,
आर्यव्रत बैंक को ऐसा शॉर्टकट में लिया है ना। तो आर्यव्रत बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। 2 रीजनल रूरल बैंक को मिलाया गया था, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। वाह, ये हुई ना। ये आर्यव्रत जो है वो पुराने जो इतिहास में एक आता है वही आर्यव्रत है ना। हाँ सर, उसी के जगह बेस। हाँ जगह सर। जगह के लिए है ना। जी जी जी। तो ये जो रघुवंशी वाला आर्यव्रत है वो वहीं से है ना। हाँ सर। तो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर मर्ज करके 2 रीजनल रूरल बैंक को मर्ज करके आर्यव्रत बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2019 को। ये हुई ना आपका, देखो लखनऊ हेडक्वार्टर है जिसका। आपका स्पॉन्सर बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, BOI। हाँ, आपका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। आर्यव्रत बैंक यहाँ पर जहाँ हरा हरा दिख रहा है सब ये आर्यव्रत बैंक है। बताइए है कौन सा हिस्सा में ज्यादा है जी आपका? हाँ ये सर, 26 डिस्ट्रिक्ट में है, 12 रीजनल ऑफिस है, 1367 ब्रांचेस है सर। कितने रीजनल ऑफिस हैं? सर 22, पहले 12 थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए कई जगह ना ये भी पूछ लेता है कि कितने रीजनल ऑफिस हैं। तो आप देखिएगा, ये स्क्रीन में जितनी सारी चीजें चल रही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट कवरेज, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आप सेवाएं देते हैं वो हैं 26 डिस्ट्रिक्ट में। 26। और रीजनल ऑफिस हैं 22 22। और ब्रांचेस हैं 1367। और प्रवेश जी कितने स्टाफ हैं आपके बैंक में? टोटल स्टाफ सर हम्म, टॉप तो 7,000 के अप्रोक्स है। 4। चलिए 7,000 है ना। अभी हाँ उसको भी जानना चाहिए आपको। तो आप लोग HR से पता कर लीजिएगा या आपके कहीं बुकलेट वगैरह में आया होगा तो उसको नोट कर हाँ सर, लीजिए। इस वर्ष की न्यूज आई है तो उसमें है सारा चीजें। क्योंकि मुझे जो इनपुट मिला है उसमें वो डिटेल नहीं था। तो आप लोग जो पॉलिसी अपडेटेड होंगे वो पॉलिसी मुझे भेज दीजिएगा, तो हम लोग पॉलिसी पे भी आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉलिसी साल की नई आई होगी तो उस बुकलेट को मुझे भेज दीजिएगा, मैं सरल तरीके से पढ़ा दूंगा। यहाँ पर बात कर रहा था कि आर्यव्रत बैंक 2 रीजनल रूरल बैंक को मिला के बनाया गया था 1 अप्रैल 2019 को, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में और इसका स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया। 26 जिलों में सेवारत है। 22 रीजनल ऑफिस, 1367 शाखाओं के माध्यम से लगभग 7,000 एम्प्लॉय मिलके 50,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ पब्लिक का डिपॉजिट है। 20,000 करोड़ लगभग जो है लोन के रूप में दिए हुए हैं। और नेट प्रॉफिट ये जितना मेहनत करते हैं यानी ये 67,000 करोड़, 62.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट करते हैं। जी सर। ये आपका पूरा चीज हो गया। और जो डिटेल जानने की जरूरत है वो है ये डिटेल आप लोग जो है नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग डायरी में लिख लीजिएगा। ये मैंने सर देखो डायरी का ही हिस्सा दिखाया है, आपको भी ऐसे डायरी में लिखना होगा, लिखना जरूर सर। होगा। सर बिजनेस पर एम्प्लाई कितना निकलेगा सर? अब वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो एम्प्लॉय ही नहीं पता था। तो बिजनेस जितना टोटल है, जैसे मैं 50,730 जो बिजनेस बता रहा हूँ उसको जी डिवाइडेड बाई जी एम्प्लॉय कर दीजिएगा तो बिजनेस पर एम्प्लॉय आ जाएगा, है ना। तो समझ लो जी। कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आप कितना है, बोल रहे 7,000 है। तो सात हाँ हजार है तो यहाँ पर हम लोग अगर मोटा मोटी निकालेंगे 50,730 करोड़ का बिजनेस है और डिवाइडेड बाई 7,000, जैसा कि हमारे वरुण जी बता रहे हैं 7,000 एम्प्लॉय अप्रॉक्स हैं। तो वो हाँ सर। कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर में। वो आप होमवर्क कर लीजिएगा उसको, मैं फिर भी बता देता हूँ। 7,000 एम्प्लॉय में कितना होगा, है ना। तो पर एम्प्लॉय बिजनेस है 7 करोड़। वाह, है ना। 7,000 एम्प्लॉय, 7 7 49 हो गया ना। तो हाँ जी। एक जो एम्प्लॉय है वो 7 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बिजनेस पर ब्रांच भी निकाल सकते हैं आप। कैसे? आपका जो बिजनेस है टोटल 50,730 करोड़ का है, जी डिवाइडेड बाई आपका ब्रांचेस कर दो। 1367 ब्रांचेस हैं। सर सर। तो 1367 ब्रांचेस है तो एक ब्रांच तो 37 करोड़ का बिजनेस करता है। कितना? 37 करोड़ का। मतलब एक शाखा जो है लगभग 40 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ये मान लें। तो 1367 एम्प्लॉई, 22 रीजनल ऑफिस ने 1367 शाखाओं के माध्यम से 22 रीजनल ऑफिस
हेड ऑफिस लखनऊ में है, लगभग 7,000 एम्प्लॉई, 50,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 30,000 करोड़ डिपॉजिट है, 20,000 करोड़ एडवांसेस है। एक एम्प्लॉय लगभग 7.5 करोड़ का बिजनेस करता है, एक ब्रांच लगभग 37 करोड़ का बिजनेस करता है। और नेट प्रॉफिट भी आप अगर देंगे नेट प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 62 करोड़। कितना हुआ है? 62 करोड़। 62 करोड़। 62 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइडेड बाई कर देंगे आपका एम्प्लॉय जितने हैं, तो आपका एक व्यक्ति जो है वो आपका 8 लाख जो है वो प्रॉफिट कमा के देता है। कितना? 8,85,000 जो है प्रॉफिट कमा के देता है। तो सही है, जितना हम लोग सैलरी ले लेते हैं उससे ज्यादा कमा के दे देते हैं प्रवेश जी, है कि नहीं? अच्छी बात है। चलिए, तो आपको और क्या चीजें नोट करनी है? एक तो कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज कैसे पता चलेगा? जो हमारे लो कॉस्ट सर डिपॉजिट हैं, सेविंग और करंट और जो टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर देंगे तो कासा परसेंटेज आ जाएगा। बोलिए। हाँ सर कासा जरा बता देता हूँ आपको सर। हाँ, बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो डिटेल है उसमें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिटेल नहीं है, नहीं तो मैं निकाल देता। आप लोग निकाल लीजिएगा, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट को जोड़ दीजिएगा, डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट कर दीजिएगा, कासा परसेंटेज आ जाएगा। फिर भी आप बता दीजिए, आप निकाले हैं तो डायरी में लिखे हैं तो, है ना? हाँ, और दूसरा क्या है? प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी आप देख लीजिएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो आपका प्रोविजन है 1400 करोड़। 1400 करोड़। कितना है? 1401 करोड़ है। तो 1401 डिवाइडेड बाई आपका जो आपका एनपीए जो है, ये तो एनपीए का भी फिगर नहीं है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, है ना? तो एनपीए का फिगर भी आपको जानना पड़ेगा। ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए क्या है, ये आप कोई फिगर होगा तो दे दीजिएगा, तो अगले सेशन में इस टॉपिक को मैं कवर कर लूंगा, ये वाले पेज को। क्योंकि एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए का फिगर चाहिए उसके लिए। प्रोविजन कवरेज रेशियो, सीआरएआर जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, जो 11.5 कम से कम होना चाहिए, वो कितना है? सीडी रेशियो, बिजनेस पर एम्प्लॉय, और नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय पर ब्रांच। तो ये 72। क्या चीज? सीडी रेशियो सर 72.42। कैसे निकाले? सर वो ना मेरे पास बुकलेट थी, वो मैं आज ब्रांच में छूट गई मुझे जल्दी जल्दी में, वो वहां पढ़ता रहता हूँ, उससे मैं नोट करता हूँ डायरी में। तो सीडी रेशियो निकाला जाता है, आप भी निकाल के देख लीजिएगा ना। जितना एडवांस है उसको ऊपर रख दीजिए, और जितना डिपॉजिट है उसको नीचे रख दीजिए, और सर परसेंटेज निकाल दीजिए, है ना? सर तो पुणे सीडी रेशियो निकल जाएगा। लगभग 61-62% का आ रहा है यहाँ पर फिगर के हिसाब से, है ना? जो जो आपका डिपॉजिट है वो नीचे रहेगा, और क्रेडिट क्रेडिट डिवाइडेड बाई डिपॉजिट इंटू 100 कर दीजिएगा, सीडी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। तो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ इतना ही आज के लिए। और आज बिजनेस फिगर में हम लोग 10 चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस फिगर में, आप लोग रिपीट भी कर लीजिएगा। 10 वो कौन सी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट? पहला तो टोटल बिजनेस, डिपॉजिट, एडवांसेस, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, सीडी रेशियो, कासा परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशियो, सीआरएआर, बिजनेस पर एम्प्लॉय पर ब्रांच बिजनेस, और आपके कितने डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देते हैं, फिर कितने जो हैं आपके जो कुछ बीसी सेंटर भी एक बार देख लीजिएगा कि कितने बीसी सेंटर्स हैं, वो भी नोट करके रख लीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। सीआरआर ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इतना अगर देख लेंगे तो आपका बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ सभी चीज़ आपका सही हो जाता है। तो यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स कम फ्रॉम योर एक्शन, बट इफ यू डू नथिंग देर विल बी नो रिजल्ट। क्या मतलब हुआ प्रवेश जी? आप ये नहीं जान सकते कि क्या रिजल्ट आएगा जो काम आप अभी कर रहे हैं, बराबर? आप जो काम अभी कर रहे हैं आप नहीं जान पाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पक्का है रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बराबर है? तो हम जो ये कर बराबर। रहे हैं, हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम जो ये सीख रहे हैं, हम नहीं जानते कि रिजल्ट क्या होगा।
पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, इसको हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पक्का है कुछ नहीं आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट भी पक्का आएगा, है ना। तो आप सभी साथियों का इसी तरह हौसला अफजाई करता रहूँगा, और छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे इंटरनल। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लॉगिन सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं जनरल बैंकिंग के, 22-23 का और 21-22 के वीडियो सारे देख लीजिए। टोटल लगभग 500 वीडियो होंगे, और 400 जो है मॉक टेस्ट होंगे, और पीडीएफ नोट्स होंगे। तो आप अपने समय का सदुपयोग कर करके अपने समयानुसार जो है देखते रहिए। सारा खजाना आपके हाथ है में है, मोबाइल पर है। तो आप ऐसा कुछ शेड्यूल बना लीजिए कि आपका दिनचर्या भी चलता रहे, बैंक का कामकाज भी चलता रहे, और दोस्ती यारी भी चलती रही, और साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहे। और रही बात मेरी, तो आप मैं देखिए इतना सब करने के बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरा समय आपको रात को किसी भी समय आधा घंटा 40 मिनट जो है मोटिवेट करने के लिए आ जाया करूंगा। और मेरा काम क्या होता है, मैं आपके बीच में बातों ही बातों में कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो है आपको सारा कंटेंट, सारा क्वेश्चंस, सारा नोट्स सारे आपके पास दिए हुए हैं। आपने क्या करनी है, अपना कुछ टाइम सेट करके हर दिन 2 टॉपिक कवर करना है। ठीक है राम निवास जी, 2 टॉपिक कवर करिए। सुबह एक टॉपिक कर लिए जैसे केवाईसी कर लिए, तो शाम को एक टॉपिक कर लीजिए, नॉमिनेशन पढ़ लीजिए। फिर सुबह एक टॉपिक पढ़ लिए अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कर लिए, तो शाम को एक टॉपिक कर लीजिए आप, चार्जेस पे कर लीजिए। फिर बैंकर्स राइट एंड ड्यूटी कर लिए, तो एक समय एनआई एक्ट पढ़ लिए, एक समय आपका कोबरा एक्ट पढ़ लिए। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और टिक लगाना पड़ेगा कि सामान लीजिए। हाँ जी विजय रजक जी हैं, वो डिमार्ट डिमार्ट जाते हैं, डिमार्ट गए हैं डिमार्ट। डी मार्ट क्या सर? हाँ हाँ डिमार्ट, वो जो सामान खरीदने जाते हैं ना, परचून का सामान, हाँ बगल में ही है परचून सर, का सामान है। गए गए थे। ना, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ लिस्ट बना के जाते हैं ना घर से संडे को, कि ये सामान लाएंगे, है ना, दाल लहसुन नमक चीनी, है ऐसा लगा के जाते हैं ना, कि हाँ नहीं सर। जाते। हाँ वैसे विजय रजक जी वैसे बुद्धिमान है, वो बोलते हैं सर मैं सारा लिस्ट दिमाग में लगाए हूँ, बोलता है ठीक बात है, दिमाग में लगाओ। और ये हमारे राम निवास जी बोलते उसके हैं बाद लगाना सर, वहां पर तो सब दिखता रहता है, सब दिखता रहता है, खरीदते जाएंगे, है ना। लेकिन आप जो है लिस्ट बना के जाते हैं प्राय मैक्सिमम लोग, और लिस्ट बना के क्या करते हैं, ये ले लिए तो टिक लगाते जाते हैं। ठीक उसी तरह हमको भी लिस्ट बना के रखना है कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, क्या बचा है। और अगर उससे जुड़े हुए कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं तुरंत वीडियो दे दूंगा। क्योंकि जनरल बैंकिंग से ऑल टॉपिक कवर हो गया है, सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी को छोड़कर। और कुछ सर छूटा हुआ है तो आप बताइएगा, उसको कवर करेंगे। लेकिन इंटरनल से जुड़ा हुए भी आपके बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में और करेंगे। हालांकि अभी भी 11-12 वीडियो आर्यव्रत बैंक के लॉगिन सेक्शन में है। किसी ने देखा है कि कौन कौन से वीडियोज हैं? सर मैंने देखे हैं सर, मैं हम्म। करता जा रहा हूँ सर अभी तो फिलहाल। अच्छा क्या कर रहे हैं? सर आर्यवर्त का जो आपने दे रखे है ना, वो मैं सारी चीजें करता जा रहा हूँ। मेरे पास 2 जगह है सर, मैं टैबलेट से पढ़ता हूँ, इससे बैंक जा करके पढ़ता हूँ। अच्छा टैबलेट से क्या मतलब, घर में पढ़ते हैं कि, है ना? हाँ तो घर पे पढ़ता हूँ उससे, और मोबाइल से मैं सर वहाँ पढ़ता हूँ बैंक में। चलिए मैं आपको 2 जगह मैं दिखाता हूँ कैसे पढ़ना है ना, 2 जगह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ना है। ये स्क्रीन साझा कर रहा हूँ, थोड़ा सिखा देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लॉगिन किसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं, आपका जो है यहाँ पर टेक बैंकिंग, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, हाँ सर। है ना। तो जी। स्क्रीन बराबर दिख रहा है, तो ये देखिए क्या चल रहा है, जय माता दी नवरात्रि, है ना। तो नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में सबको शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये देखिए लॉगिन पे चले जाइएगा। लॉगिन पर जाने के बाद फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है आपका यूजर आईडी है, बराबर सर ईमेल, डालते हैं। है ना। ईमेल आईडी जो है वो आप डाल दीजिएगा आपका, है ना। और पासवर्ड जो है आपका, जो पासवर्ड रहेगा आपका, तो फिर ये आपका जो कोर्स दिखेगा, तो यहाँ पर एक कोर्स को क्लिक करेंगे। तो कोर्स को क्लिक करने से क्या होता है, पिछला जो खुला था वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, पिछला जहाँ आपने कोर्स खत्म किया था वो यहाँ पर दिख जाता है, तो है ना, अच्छी बात है ना जी। वरुण जी।
सर हमारा तो खुलता ही नहीं है, वो मैं डालता हूँ फिर भी नहीं खुलता सर। कैसे? सर मैं मेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ तो ओपन ही नहीं होता सर। पासवर्ड को थोड़ा अप्रूव कर देंगे हम, दिखा दीजिएगा हमको, है ना? जी मेल सर। आईडी और पासवर्ड दिखा दीजिएगा, हम उसको अप्रूव कर देंगे तो मटेरियल दिख जाएगा। तो अब देखो इसकी खासियत क्या है, पिछला जो कोर्स खत्म किए हैं वहां पर ये दिखेगा। तो इसको प्ले करोगे। हेलो दोस्तों, ये नमस्कार। आ मैं गया। हूं आपका दोस्त विजय और आज तो के इस ये देखिए, अब ट्रेनिंग वीडियो इसको में आपका अगर बहुत आप बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सकुशलता की कामना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटे से टॉपिक लेके आया हूं जो बैंकर आप कस्टमर यहाँ पर रिलेशन। ये पॉज कर देंगे ना, तो और सारे यहाँ आ जाते हैं। देखिए ये बैंकर्स राइट एंड ड्यूटी आ रहे हैं ना विजय जी, है ड्यूटी एंड राइट्स है, गारनेसी ऑर्डर है, अटल पेंशन है, ये सारी चीजें आती रहेंगी। और क्लिक करेंगे तो और आता जाएगा। ये देखिए सीरियल वाइज कितना बढ़िया बना दिया है। हाँ सर, ये तो मैंने यूट्यूब पे कवर कर लिया सर। अरे आप तो वरुण देवता हैं, आप तो सारा कवर कर लेते हैं, है ना? अभी सब पानी गिराएंगे सब तरफ कवर हो जाएगा वरुण देवता। सर लेकिन नहीं ये सर। मेरे जो नन्हे मुन्ने कलाकार, ये जो भाई लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसा दिखता जाएगा, सारा नोट रिफंड है, ये कितना बढ़िया वीडियो लेक्चर आपको दिखता जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिखता जाएगा। अब रही बात कि ये अगर चलाना हो तो ये सीधे चल जाता है, बट क्या, एक मिनट, यहाँ पर हम कहाँ गए थे, ये वाला ऑप्शन था, हाँ ये। अब कंटेंट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटेंट पे। कंटेंट पे क्लिक करने पर यहाँ पर नीचे आता है, ये बहुत सारे वीडियोज आएंगे। फिर आपके यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और आर्यव्रत ग्रामीण बैंक कहाँ पर है, एक है ही नहीं, अच्छा ये है देखो। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का ये फोल्डर बना है। तो ये देखिए, रिकॉल क्वेश्चन आर्यव्रत बैंक, पॉलिसी फॉर ग्रीवेंसेस, क्रेडिट पॉलिसी, स्पेशल आर्यव्रत बैंक है, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सारी चीज़ें दिए हैं। लाइव सेशन ये आर्यव्रत बैंक स्पेशल स्ट्रेटजिक सेशन, ये सारा दिया है। और अभी जो आगे आने वाले सेशंस होंगे इसमें ऐड होते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है। फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट भी हैं बहुत सारे, जो आप देखे होंगे, मॉक टेस्ट हैं और पीडीएफ नोट्स हैं। तो ये भी आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के मटेरियल हैं, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के मटेरियल हैं, हिंदी की तैयारी कैसे करें। फिर आपको मॉक टेस्ट हैं, ये मॉक टेस्ट को क्लिक करते ही आपको मॉक टेस्ट आ जाएगा, जैसे आरआरबी वाला मॉक टेस्ट है ये, है ना? ये देखिए मॉक टेस्ट आ गया, दिख रहा है ना विजय जी, दिख रहा है? तो ये मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश में है। आगे आगे जो है वो ज्यादा नहीं आ रहा, पहले जो डाला हुआ वही है ना सर? और भी है, अभी डाला नहीं हूँ, 400 है। तो अभी इसमें कितने हैं, इसमें तो 40 भी नहीं हुए, 40-50 होंगे। अभी डाल हाँ, दूंगा, अभी छुट्टियां आ रही ना, इसमें सारा डाल दूंगा तो यहाँ पर पूरा भर जाएगा ये। दिन से नहीं ठीक है। पड़ा है। हाँ, तो ये अभी बहुत दिन से नहीं बढ़ा है, छुट्टी में ये मैं उसको कुछ अपडेट भी कर रहा था। तो 400 मॉक टेस्ट हैं, तो ये 40 होंगे, 350 और बचा है। संडे को माइग्रेट कर दूंगा, इसमें आ जाएगा। और ये एक है, चलिए यहाँ पर हो गया, इसको हम बाहर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर से आपको ये वाला मोबाइल ऐप में। ठीक है, मोबाइल ऐप में जब जाएंगे ना तो यहाँ पर कंटेंट दिखता है, यहाँ पर मोबाइल ऐप में कंटेंट। तो मोबाइल ऐप में ये कंटेंट, ये जो है यहाँ पर भी सारे कंटेंट है। सारे जो पीडीएफ और वीडियो समान होंगे सभी में। स्ट्रेटजिक सेशन है, ये देखिए स्ट्रेटजिक सेशन है, लेकिन एक में अंतर होगा, मॉक टेस्ट में अंतर है दोनों में। मॉक टेस्ट में कम से कम 150 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो इसमें नहीं है और उसमें अलग है, मतलब एडिशन होगा वो आपको। बाकी सब वीडियो लेक्चर सब दोनों में समान होंगे, बाकी जो पीडीएफ नोट्स दोनों में समान होंगे, सभी चीज समान होगा। मॉक टेस्ट में बस अंतर होगा, जैसे आर्यव्रत स्पेशल है तो आर्यव्रत में देखिए स्पेशल सेशंस, पीडीएफ नोट्स, ये सारे इस दिखेंगे, है ना? तो ये है। प्लस आपको जो यहाँ पर मैं अंतर बता रहा हूँ वो आपको देखना है अंतर में। पीडीएफ नोट्स ये देखिए 272 पीडीएफ है। आपको अगर कोई चीज़ खोजना है, ये प्रियरिटी सेक्टर है, तो प्रियरिटी सेक्टर खोजिए, यहाँ ओपन हो गया प्रियरिटी सेक्टर, ये पढ़िए, बढ़िया है ना? बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना प्रवेश जी? जी सर। हैं प्रवेश जी, तो अब ऐसे स्क्रीन खोलूंगा तो वो पढ़ा देंगे, पढ़ा दीजिए, पढ़िए प्रवेश जी, ये कैसा है, पढ़िए तो क्या लिखा है ये, क्या लिखा है? पढ़िए, आरबीआई के नियमों से हिंदी में क्या लिखा आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंकों को लोन का कुछ हिस्सा डेवलपमेंट के काम के लिए देना होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहलाता है। है? वाह क्या बात है, ताली बजा दो विजय जी, हैं बढ़िया पढ़ा दिए। कितना आसान पीपीटी बना हुआ है।
एकदम सरल तरीके से बना हुआ है प्रियोरिटी सेक्टर। फिर ये देखिए प्रियोरिटी सेक्टर के गाइडलाइन, फिर ये कमेटी का नाम, है ना। फिर उसके बाद ये आपके सीधे आता है कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं। फिर ये एनबीसी, है ना। फिर ये एनबीसी क्या होता है, फिर सीओबी क्या होता है। सबसे ये इम्पोर्टेंट ये देखिए, ये कितना बढ़िया है ना प्रवेश जी, एकदम क्लियर दिख रहा है ना एकदम। जी क्लियर एकदम। ये टारगेट्स हैं। फिर आपके जो हैं ये टारगेट है रीजनल रूरल बैंक के लिए, है ना। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कितना टारगेट है इसमें रीजनल रूरल बैंक के लिए? 10% सर। हाँ। और विजय जी, वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है रीजनल रूरल बैंक के लिए? 15% सर। 15%। 15% ऑफ एनबीसी या सीओबी व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये है ऐसे बने हुए हैं। फिर ये प्रियोरिटी सेक्टर अर्बन को प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ये बढ़िया ऐसे तरीके से कभी मन करे तो पीडीएफ देख लिए, कभी मन करे तो वीडियो देख लिए, लेकिन लगातार देखते रहना है। और आपने दिमाग को जो है आदत बना देना है कि हमें हमें ये इसको देखना ही देखना है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं कभी भी वो उसका जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर ये जो है आपको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ देखना है, ऐसे कंट्रोल ऐप करेंगे तो सर्च कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिनिक देखना है, एग्री क्लिनिक को देखना है, एग्री क्लिनिक को देखना है हमको, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एग्री क्लिनिक, ये तो एग्री क्लिनिक आ गया पीपीटी, है ना, आ गया ना। सर्च मारेंगे तो जो भी बटन आएगा आ जाएगा। ये देखिए सेटअप बाय डिप्लोमा होल्डर है, ये बढ़िया दिख रहा है ना प्रवेश जी। मैनेजर जी बनोगे तो इतना बड़ा मशीन एक तो फाइनेंस कर देना एक अच्छा किसान को देख के, है ना। एक किसान चुनना जिसका लैंड होल्डिंग 50 एकड़ होगा, और उसका मैं सिखा दूंगा कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे असेसमेंट करना है कि वो उसको चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उसकी जो क्षमता कितनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, कौन सा ट्रिगर पॉइंट है इसको फाइनेंस करने का। फिर आप फाइनेंस कर देना, और जी पूरे आसपास जो है इसका प्रचार प्रसार भी कर देना। तो क्या होगा, ये खेती अपने का भी कर लेगा और प्लस दूसरी जगह कर लेगा, तो उसमें रेंटल इनकम आ जाएगा, है ना। तो ये सब काम भी करना है। एक्चुअल में जो बैंकर्स की जो पोस्टिंग की जाती है ना, वो इसलिए नहीं की जाती है कि वहां जाके डेबिट क्रेडिट करना है। बैंकर्स की जो पोस्टिंग इसलिए की जाती है कि उस इलाके में जाके वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार दे, उनका आय इन आमदनी दुगना कर दे, उनका स्टैंडर्ड सुधार दे। इसलिए बैंकर्स को वहां पर स्थापना की जाती है, वहां पर पोस्टिंग दी जाती है। तो ये कंटेंट हो गया पीडीएफ का। फिर आप मॉक टेस्ट जाएंगे, ये है मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट हैं विजय रजक जी, दिख रहा है ये? 417। 417। एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, तो कितने कितने होंगे टोटल? एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, है ना, 12,000 से ज्यादा होंगे। जैसे ये जनरल बैंकिंग, ये जैसे जनरल बैंकिंग सेट 1 प्रीव्यू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या, नेम द अवेयरनेस प्रोग्राम आरबीआई इज कंडक्टिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑन सेफ यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मोड टू अवॉइड शेयरिंग क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पिन, ओटीपी, पासवर्ड। तो उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो आरबीआई द्वारा चलाया जाता है और जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि कोई भी डिजिटल फ्रॉड, पेमेंट मोड, ये सब में जो है आप सतर्क रहें। उसको क्या बोलते हैं? ई बात। क्या बोलते हैं? ई बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं विजय जी? ई बात। ई बात। ई बात। और ये जो है ई बात जो होता है, अभी आरबीआई एक प्रोग्राम चला रहा है, नवंबर में चला रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है गांव गांव में। तो आप उसको भी जो है अनाउंस कर दिया है। ई बात जो है, ई बात का फुल फॉर्म क्या है, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस बैंकिंग एंड ट्रेनिंग। अवेयरनेस एंड ई मतलब ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक, बी मतलब बैंकिंग, ए मतलब अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तो वो डिजिटल जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए कि कोई पिन मत देना, ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत देना, और ये सब चीज के लिए सिखाते हैं। अभी एक नया टाइप का फ्रॉड और आ गया है। लेटेस्ट फ्रॉड क्या आया है, आपको एक फोन आएगा, ठीक है विजय जी, आपको एक फोन आएगा, जी कहा जाएगा कि सर आप ना एक पॉलिसी लिए थे, वो पॉलिसी मैच्योर हो गया है,
आपने एक ही किस्त पटाई थी और कोई 7-8 साल पहले का बताएगा। तो आप अगर उसको पेमेंट लेना चाहते हो तो थोड़ा रिवाइवल कर दीजिए, 2-4 हज़ार रुपये पे कर दीजिए, फिर आपको जो है वो तुरंत जो है आधे घंटे में सेटलमेंट आ जाएगा अकाउंट में। ऐसे टाइप का फ्रॉड आ रहा है। तो ये मॉक टेस्ट है। तो आप इसको फिर अगर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या पूछा है? ये जीडीपी ओडीपी है। तो इतना कठिन आपको नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, चिंता की बात नहीं है। जीडीपी वगैरह आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो जो कठिन हो उसको छोड़ दीजिएगा। स्टैंडर्ड जो है सबके लिए कठिन रखा गया है सारे इसमें। जैसे ये पूछा जा सकता है, क्या सवाल पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग कंपनी? निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट रेटिंग कंपनी नहीं है? क्रिसिल, ब्रिकवर्क्स, इंडिया रेटिंग, यूकीफैक्स। तो यहाँ पर यूकीफैक्स जो है क्रेडिट रेटिंग कंपनी नहीं है। अब आप देखिए, ये मेरा स्क्रीन देख रहे हो आप, तो मेरे स्क्रीन में उत्तर पहले से दे दिया है, उत्तर दिख रहा है ना। लेकिन आपके स्क्रीन में आंसर नहीं दिखेगा, आपको सबमिट करने के बाद दिखेगा, ठीक है। तो इक्विफैक्स क्रेडिट रेटिंग कंपनी नहीं है। क्या है प्रवेश जी, इक्विफैक्स कौन सी कंपनी है? ये कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है, मतलब सीआईसी है ये। सिविल रिपोर्ट, इक्विफैक्स, प्री 5 मार्क्स, है ना, ये 4 होते हैं ना। और सिविल ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, और क्या बोलते हैं, प्री 5 मार्क्स, और एक क्या होता है, एक्सपीरियन। ये जो है सीआईसी है। और क्रिसिल रेटिंग है, ब्रिक वर्क्स इंडिया रेटिंग है, ये सारे हैं रेटिंग वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी सेशंस में। आप अपना तैयारी करते रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास खजाना है, थोड़ा समय निकाल निकाल के आप उसको पढ़ते रहिएगा। बाकी जो है सेशंस के माध्यम से मैं आपको बता दिया करूँगा। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। आज के अच्छे आपके स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य और सफलता और अच्छे कार्य निष्पादन की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।